संसद भवन में राहुल गांधी ने क्यों बुलाई सांसदों की मीटिंग? आखिर मोदी को अपने घर में एनडीए के सांसदों को क्यों बुलाना पड़ गया? दो बड़े नेताओं की अपने सांसदों के साथ मीटिंग। बहुत सी बातें राजनीति में कभी सामने से कही जाती हैं तो कई बार ऐसे कही जाती हैं जो बड़े इनफॉर्मल लगे। दोस्तों, आज अचानक राहुल गांधी ने संसद भवन में अपने सांसदों के साथ मुलाकात की, बैठक की और बात की। खास तौर पर दो राज्यों की मुख्यतः यहां पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर देर रात प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास यानी अपने घर में एनडीए के सांसदों को बुलाकर भोज दिया, डिनर दिया। इन दोनों ही मुलाकातों के क्या मायने हैं सियासी तौर पर और विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या मैसेज देना चाहता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आज की बात करते हैं दोस्तों। राहुल गांधी की थोड़ी देर पहले जो मीटिंग है उसकी तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी मौजूद हैं। इसके अलावा वो बोल रहे हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद यहाँ पर हैं और एक बार जो तस्वीर है वो प्रियंका गांधी के बोलने की भी आ रही है। दरअसल पहले से ही प्रस्तावित था कि राहुल गांधी आज केवल अपने पार्टी के सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि जिस तरह से अमित शाह को बार बार राहुल गांधी इंटरप्ट कर रहे थे और अमित शाह बौखला गए और बौखलाहट में ही उनकी जुबान से अपशब्द निकले। विपक्ष ये मानता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इनकी जीत थी ये कि न केवल अमित शाह राहुल गांधी के सवालों के जवाब को एड्रेस नहीं कर पाए, बल्कि उन सवालों को सुनकर कुछ इस तरह से बौखलाए अमित शाह। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? यही नहीं, संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी संसद में अपने पार्टी के सांसदों की परफॉर्मेंस से काफी खुश दिखे और उन्होंने कहा, हमने संसद में वंदे मातरम और एसआईआर की डिबेट में सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह सदन में मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत दबाव में थे। उन्होंने संसद में गाली तक दे डाली। इसके पीछे कारण ये है कि वह और उनका पूरा सिस्टम वोट चोरी में शामिल था। इसके अलावा संसद का एक प्रक्रिया भी होती है। जब संसद अपने आखिरी दिनों में होता है, सत्र खत्म होने को होता है, तो फिर कुछ इस तरह से तमाम सांसदों से मुलाकात बड़े नेता करते हैं। लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी ने दो राज्यों में खास तौर पर यहाँ पर बात की है, वो है केरल और मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर में इस वक्त राष्ट्रपति शासन है, आप जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां सुगबुगाहट चल रही है। हो सकता है कि मणिपुर में एक बार फिर से एनडीए सरकार बन जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने बयान भी दिया था मणिपुर को लेकर कि वहां एक सरकार होनी चाहिए और ऐसी सुगबुगाहट है वहां पर। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन ऐसी चल रही है वहां चर्चा कि मणिपुर में हो सकता है कि सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दे बीजेपी। दूसरा, केरल। अगले साल दोस्तों केरल में विधानसभा चुनाव है। ये वो राज्य है केरल जहां से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है। और बाकायदा जब वायनाड से प्रियंका गांधी को उतारा गया था मैदान में, तो कहा ही ये गया था कि रायबरेली से राहुल गांधी उत्तर भारत की राजनीति में पैनी नजर रखेंगे और प्रियंका गांधी केरल की राजनीति में। अब प्रियंका गांधी केरल की राजनीति में कितनी सक्रिय हो पाई हैं, नहीं हो पाई हैं, संगठन ने उनको कितनी ताकत दी ऐसा करने के लिए, तो खैर प्रियंका ही जाने और कांग्रेस पार्टी ही जाने। लेकिन यहाँ पर अपनी पार्टी के सांसदों की तारीफ की है राहुल गांधी ने, साथ में प्रियंका की भी तारीफ की है। वैसे दोस्तों, कई बार बीजेपी को कांग्रेस पार्टी वाले खुद ही मौका देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इतने सारे सांसद थे, एक फोटो राहुल गांधी की बोलते हुए थी जो कि बनती है क्योंकि वो एलओपी है लोकसभा के अंदर, और दूसरी फोटो प्रियंका गांधी की खड़े होकर यहाँ पर खिंचाई गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो ही बोले हों, हो सकता है कुछ और लोग भी बोले हों, लेकिन इन दो लोगों की ही फोटो खींचकर कांग्रेस पार्टी ने शेयर की। अब यही तो मौका देता है बीजेपी को कि देखिए, दो लोगों की चलती है, गांधी परिवार की चलती है। जो दो लोग बोल रहे हैं दोनों एक ही परिवार से। तो ये ऐसी चीज है जो जिससे ना कांग्रेस पार्टी खुद भी बच नहीं पाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों मोदी जी की बैठक को। दरअसल कल देर शाम मोदी ने अपने घर में, यानी कि जो सरकारी आवास है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें एनडीए सांसदों का एक डिनर होस्ट किया था। डिनर पार्टी, बड़ी इनफॉर्मल डिनर पार्टी थी। और उसके बाद मोदी ने लिखा था सोशल मीडिया में, आज शाम लोक कल्याण मार्ग में एनडीए सांसदों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना अत्यंत सुखद अनुभव रहा।
एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम सब मिलकर आने वाले वर्षों में अपने राष्ट्र के विकास पथ को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और इस बैठक को लेकर जो चर्चाएं निकल कर आई हैं, जो मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई थी, तो बता रहे थे कि दरअसल इस बैठक में बड़ी इनफॉर्मल बातचीत हुई और कोई ऐसा नहीं था कि मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी भाषणबाजी कर रहे हैं। कोई भाषणबाजी नहीं हुई किसी की। कोई ऐसा मतलब जो रस्म अदायगी होती है एनडीए की बैठकों में, जिसमें मोदी जी आते हैं, फिर उनको सम्मानित किया जाता है, फिर मोदी के नारे लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग थी और इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसकी भी बड़ी खास तौर पर एक तरह से एक प्रयास किया गया था कि अलग अलग राज्यों के सांसदों को एक साथ बिठाया जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार तमिलनाडु के सांसद है तो वो एक साथ बैठ रहे हैं, यूपी के सांसद है तो वो एक साथ बैठ रहे हैं। लेकिन इस रात्रि भोज में जो मोदी ने दिया था एनडीए के सांसदों का, उसमें अलग अलग राज्यों के सांसदों को एक साथ बिठाया गया था ताकि एक तरह की बातचीत हो पाए। हालांकि मैं आपको इसके अलावा भी एक बात बताऊं, कभी संसद चल रही हो और आपको मौका मिले जाने का तो संसद की कैंटीन में चले जाइएगा। कई बार आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले ऐसे समोसा चाय खाते हुए दिखेंगे और लंच करते हुए दिखेंगे कि आप भौचक्के रह जाएंगे कि अंदर तो एक दूसरे को एकदम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन कैंटीन में साथ खाते पीते हैं। क्योंकि ये बात मतभेद जो होते हैं वो वैचारिक होते हैं, कोई मनभेद थोड़ी होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिनर होस्ट को लेकर एक जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनडीए को लेकर कुछ सुगबुगाहट चल रही है कुछ दिनों से, क्योंकि जिस तरह से ये इंडिगो का मेस हुआ और इस मेस में आप देखिए बड़ी होशियारी से, जो पिछले 11 सालों में नहीं हुआ, अचानक से गोदी मीडिया कर रही है। हर जगह एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को बिठाकर एंकर खूब उनको मतलब ऐसे सवाल पूछ रही हैं, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। अर्नब गोस्वामी एविएशन मिनिस्टर को निशाने पर ले रहे हैं, नाविका कुमार एविएशन मिनिस्टर को निशाने पर ले रहे हैं, सब यही कह रहे हैं आप ही जिम्मेदार हैं। अभी तो मैं देख रही थी आज तक का कॉन्क्लेव, उसमें भी एविएशन मिनिस्टर को बिठाकर सब उनकी क्लास लगा रहे थे। तो एक्चुअली में ये एक चर्चा है कि जिस तरह से एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को टारगेट किया गया मोदी की गटर मीडिया द्वारा, एक्चुअली में ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि वो जो मिनिस्ट्री है वो टीडीपी के पास है। अब दोस्तों हमारे देश में रेल दुर्घटनाओं का भी अंबार है। इनफैक्ट एक दौर तो ऐसा आ गया था अभी कुछ वक्त पहले ही कि हर दिन कोई रेल दुर्घटना की खबर आ रही थी। अजीबोगरीब टाइप के ऐसे हालात पैदा हो गए। इतनी रेल दुर्घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं जितनी कभी नहीं हुई थी हाल के सालों में। लेकिन आपने कभी भी किसी न्यूज चैनल को अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछते हुए देखा? क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं। एक्चुअली में माना जा रहा है कि जिस तरह से राम मोहन नायडू को टारगेट किया गया मोदी की मीडिया द्वारा, वो दरअसल उससे चंद्रबाबू नायडू बहुत खुश नहीं है। वो समझ रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति है। तो होता क्या है दोस्तों, गठबंधन की राजनीति में ऐसे ही प्रेशर किया जाता है। अब चंद्रबाबू नायडू हर दूसरे तीसरे महीने पहुंच जाते हैं दिल्ली में, फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाते हैं, निर्मला जी से मुलाकात करते हैं, फिर वो इनसे मुलाकात करते हैं, फिर इनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि उनको फंड चाहिए अपने राज्य के लिए। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऐसा ही होता है गठबंधन की राजनीति में, वो दबाव बना रहे हैं, ये उनका तरीका है दबाव बनाने का। ठीक ऐसे ही यहाँ सरकार ऐसे दबाव बनाती है अपने गठबंधन के साथियों को। तो जिस तरह से राम मोहन नायडू के ऊपर गटर मीडिया को एकदम छुट्टा छोड़ दिया गया और वो बिल्कुल एकदम एक तरह से उनको बाध्य किया गया, जवाब दीजिए। आप सोचिए, इस देश में आतंकी हमले हो गए, इस देश में 2 बार इसी साल पहलगाम आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। ऐसा कोई सवाल अमित शाह से पूछा गया है किसी में हिम्मत? और इस बीच अमित शाह ने कई इंटरव्यूज दिए हैं बिहार इलेक्शन के दौरान न्यूज चैनल्स के कॉन्क्लेव में जाकर। लेकिन राम मोहन नायडू को जिस तरह से टारगेट किया गया, हालांकि गलत नहीं किया गया, बिल्कुल सही किया गया, लेकिन वो जो पिक एंड चूज गटर मीडिया ने किया है, इसको लेकर भी एक सुगबुगाहट है कि थोड़ी नाराजगी चंद्रबाबू नायडू इसको लेकर उनके बीच में है कि ये मतलब पहला झटका लगा है नायडू को इस सरकार का, उनको पहला स्वाद मिला है इस बार की बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाने का। क्योंकि माना यह जा रहा था कि जब ये पूरा मैस हुआ ना इंडिगो का, तो राम मोहन नायडू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नारा लोकेश थे, चंद्रबाबू नायडू के बेटे। तो ये माना जा रहा था कि नारा लोकेश सब कुछ न केवल बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे थे बल्कि हैंडल कर रहे थे। तो उन्होंने भी ये बात फील की कि भाई जिस तरह से टारगेट किया गया एविएशन मिनिस्टर को, क्योंकि वो टीडीपी के पास है इसीलिए वो ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि उसका डैमेज कंट्रोल के लिए ये एनडीए की बैठक बुलाई गई हो। बैठक नहीं, डिनर कहेंगे इसको, इनफॉर्मल डिनर। और इसमें कहा गया कि मोदी जी बार बार अलग अलग टेबल्स में जाकर बात कर रहे थे, अलग अलग सांसदों से बात कर रहे थे, इनफॉर्मल बात कर रहे थे उनके घर परिवार के बारे में, और बताइए किस तरह से हमें काम करना है, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। हालांकि अच्छी बात भी है दोस्तों, अगर आप
होस्ट हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास जितने भी गेस्ट हैं उनको आप अच्छे से पूछें। और हमारे मोदी जी तो इन चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट है, मतलब हमारे मोदी जी की इसमें कोई सानी नहीं है। तो ये जो 2 बैठकें हैं 2 अलग अलग मामलों को लेकर है, लेकिन दोनों ही नेता अपने सांसदों को लामबंद कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।